हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिथ क्लासेस। जैनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर 1 से लेकर 4 तक मैं आप लोगों को पहले ही दे चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक इन चारों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में कोने में लिंक आ रहा होगा, आप वहां से भी इन सारे लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को परसेंटेज कवर किया है, तो अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को भी नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या फिर आई बटन से जाकर इन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि आपका जो परसेंटेज चैप्टर है और दूसरा चैप्टर क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं फ्रेंड्स जहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस काफी ज्यादा कम पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे नजर से अगर इसे देखें तो ये आपका पूरा जो जितना अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर आते हैं, जैसे आपका टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, फिर CISI हो गया, कोई सा भी चैप्टर हो गया, आप बिना परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन के उन सारे क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो इन दोनों चैप्टर्स पे आपका अच्छा कमांड होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये दोनों चैप्टर को आप पहले काफी अच्छे से कवर कीजिए, उसके बाद आप आगे अर्थमेटिक की क्लासेस को अच्छे से देखिए। तो आज तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, उसका आज ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने इसीलिए आपको अर्थमेटिक में इन दोनों चैप्टर्स को कवर किया है, ताकि आप आज जब मैं आगे के चैप्टर्स को कवर करूं तब वहां पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, आप काफी ज्यादा रेशियो और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व इजिली कर पाए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बताया था, इसका जो मेथड होता है कि कैसे आप क्वेश्चन को कम से कम टाइम में इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज कल तो मैंने 1-2 क्वेश्चन बताया था, उसके बाद मैंने आज इस पे काफी ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने आज आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन को लिया है, कवर किया है। इस मेथड से मैं आप लोगों को सॉल्व करना बताऊंगी, जिससे कि आपको पता लगे कि आप कितने कम टाइम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। A bag contains 1 rupee 50 पैसे 20 पैसे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 पैसे नहीं 25 पैसे होगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो आप यहाँ पे इसे 25 कर लीजिए। Coins in the ratio of 5:6:7. If the total amount is 390, find the number of coins of each kind. यानी कि आपको सेंटेंस में ये क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि आपके पास कोई बैग है, मान लीजिए कि आपके पास कोई ये बैग है, उसमें आपको 1 रुपए के सिक्के हैं, उसमें 50 पैसे के सिक्के हैं और उसमें 25 पैसे के सिक्के हैं। इन 3 पैसों के सिक्के आपको उस बैग में अवेलेबल हैं, और वो किस रेशियो में है फ्रेंड्स, वो 5:6:7 के रेशियो में है। इसका मतलब यहाँ से क्या निकला, इस सेंटेंस का मतलब अगर आप समझे तो तोड़कर समझेंगे तो क्या निकलेगा कि कोई बैग है, उसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो अगर वो 5:6:7 के रेशियो में है तो हम यहाँ से इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि उस बैग में 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, मतलब 5 सिक्के हैं। तो अगर हम रुपए की बात करें तो कितने रुपए हो गए फ्रेंड्स, 5 रुपए हो गए, 5 रुपीज आ गए यहाँ से। तो अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, ये 5 के अनुपात में है तो 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए हुए। फिर देखिए यहाँ पे 50 पैसे की बात की जा रही है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, टोटल 6 सिक्के हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि अगर हमें 1 रुपया बनाना है तो हमें 50 पैसे के 2 सिक्कों की जरूरत होगी। तो यहाँ पे 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, तो यहाँ पे 3 रुपए बन जाएंगे 50 पैसे के सिक्कों से। फिर देखिए यहाँ पे 25 पैसे की बात की जा रही है, तो अगर हमें 1 रुपए बनाना है तो हमें 25 पैसे के 4 सिक्कों की जरूरत होगी। यहाँ पे 7 सिक्के दिए हुए हैं, तो अगर 8 सिक्के होते तो हमें 2 रुपए मिलते, लेकिन यहाँ पे 7 सिक्के दिए हुए हैं तो हम 25 घटा देंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे, 25 पैसे अगर हम घटा देंगे तो कितने मिलेंगे, 1.75 रुपीज हमें 25 पैसे के सिक्कों से मिल जाएंगे। तो अगर आप इस तीनों को ऐड करेंगे तो आपको टोटल कितना रुपया मिल गया फ्रेंड्स इस बैग में, अगर इस रेशियो में सिक्के हुए तो देखिए क्या मिलेगा, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 और 1 9, यानी कि 9.75 आपको इस रेशियो में अगर सिक्के हुए उपलब्ध बैग में तब आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ से ये समझ लीजिए कि ये तो आपका यूनिट आ गया, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको क्या बोल रहा है, इफ द टोटल अमाउंट इज 390, यानी कि ये तो आपका हो गया कि इस रेशियो में है तब आपको सिक्के मिलेंगे।
तो आपको पता ही है कि जब आपको कोई भी रेशियो दिया हुआ रहता है उसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं x से, या फिर कुछ भी अगर हम 2 3 4 कुछ से भी, अगर हम 2 2 2 से मल्टीप्लाई करें या फिर 3 3 3 हम कुछ से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, सेम ही होता है, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये 2 2 2 आराम से कट जाता है। तो यहाँ पे हमें एक क्या चाहिए, एक मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस वैल्यू को क्या ले रहे हैं, यूनिट में ले रहे हैं। यहाँ से हमें ये चीज मिलेगी। लेकिन ये तो आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे कि ये इस रेशियो में है, तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तभी यहाँ से हमें एग्जैक्ट रुपए मिलेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा यूनिट आया है, ये तो रुपए, ये जो रुपए आए हैं ये यूनिट में आए हैं, लेकिन एग्जैक्ट कितने दिए हुए हैं बैग में, तो एग्जैक्ट आपको दिए हुए हैं 390 रुपए। तो हम क्या करेंगे, इतना जो यूनिट आपका आया है 9.75 उसे हम 390 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए अगर आप इसे कट करेंगे तो अगर आप ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, उसके बाद फिर ये 5 बार में जाएगा, 5 से फिर आप इधर 4 जाएगा। तो क्या होगा, आपको एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। तो यही जो 40, ये जो यहाँ पे कोई मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है यहाँ पे, यही आपको क्या आया है, 40 आ गया है। अगर आप ये मान लेते हैं कि सिक्कों की संख्या 5x 6x एंड 7x है, तो ये जो x है फ्रेंड्स वही आपका क्या है, 40 है। तो आपको डायरेक्ट x नहीं मानना है, आपको इस तरीके से यूनिट में सॉल्व करना है, तब आपको ज्यादा आसानी, ज्यादा इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड, यानी कि प्रत्येक सिक्कों की, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है उस बैग में, ये आपसे पूछा है। तो ये आपको रेशियो दिया हुआ है 5:6:7, तो ये तो आपको रेशियो दिया हुआ है, आपको एग्जैक्ट नंबर निकालना है। तो एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको अगर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 5 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 200 आ जाएगा, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए आपका 2 ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। फिर देखिए हम क्या करते हैं, हम 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाले तो क्या है, आपके 6 हैं। तो 6 को हम क्या करेंगे, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या आ गई, 240 आ गई। तो यहीं से आपको अपना आंसर मिल गया, ऑप्शन ए। अगर आप सी का ये 25 पैसे के सिक्कों की भी संख्या निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना है, 7 है, और आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 280। यानी कि इस बैग में टोटल आपको अगर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछे तो वो 200 है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 240 है, और 25 पैसों की सिक्कों की संख्या 280 है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, आगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आवेदन करने वालों की संख्या क्या होगी यदि सफल छात्र तथा असफल छात्र का अनुपात 23:35 है। यदि 62 छात्र कम आवेदन करते हैं तथा 27 छात्र कम सफल होते तो सफल तथा असफल छात्रों का अनुपात 9:14 होता। यहाँ पे आपको टोटल क्या पूछ रहा है, कितने लोगों ने अप्लाई किया था, टोटल एप्लीकेशंस कितने डाले गए थे, ये आपसे पूछा गया है कि टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया था। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप ये समझिए सबसे पहले कि अगर टोटल 100 लोगों ने अप्लाई किया था तो उसमें से कुछ लोग सिलेक्ट होंगे, या फिर कुछ लोग, और उसमें से कुछ लोग क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अनसिलेक्टेड हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो उसमें से अगर सिलेक्ट हो रहे हैं टोटल 60 लोग, तो अनसिलेक्ट कितने हो जाएंगे, तो अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो 60 अगर सिलेक्ट हो रहे हैं तो अनसिलेक्ट कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल वही तो होगा जो कि कितने सिलेक्ट हो रहे हैं और कितने अनसिलेक्ट हो रहे हैं, दोनों का सम ही टोटल आएगा। ये बात आपको यहाँ पे बेस मानकर ध्यान रखना है, इसी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, यदि सफल छात्र और असफल छात्र, यानी कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और जो कैंडिडेट अनसिलेक्ट है, यानी कि जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, जो फेल हो गए हैं, उनका अनुपात आपको क्या दिया हुआ है, 23:35 दिया हुआ है। तो अगर यहाँ से आप टोटल निकालना चाहें तो आपका टोटल भी आ जाएगा फ्रेंड्स, कि अगर 23 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं और 35 लोग अनसिलेक्ट हो रहे हैं तो टोटल अप्लाई कितने लोगों ने किया, तो इन दोनों के सम जो आपका आएगा वही तो टोटल होगा, जितने लोगों ने अप्लाई किया है। तो कितना आएगा, 5 और 3 8 और 3 और 2 5, यानी कि 58 लोग ऐसे हैं जिन्होंने टोटल अप्लाई किया था, उसमें से 23 लोग सिलेक्ट हुए हैं और 35 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, अनसिलेक्ट हो गए हैं। फिर देखिए क्या है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जो रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्या लगाना है,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको चेंज दिया हुआ है किसमें, 62 लोग कम आवेदन करते, यानी कि आपको टोटल में दिया हुआ है 62 लोग कम आवेदन करते, और क्या है 27 लोग कम सफल होते। आपको चेंज किस में दिया हुआ है, आपको टोटल में चेंज दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपको टोटल का इनिशियल चाहिए। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाने के लिए आपको इनिशियल चाहिए, फाइनल रेशियो चाहिए, इनिशियल रेशियो चाहिए, फाइनल रेशियो चाहिए, और दोनों के बीच में कितना चेंज होता है ये आपको चाहिए। और जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी वैल्यू आती है यूनिट में, वो हमेशा इनिशियल के ही वैलिड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं आपको क्या दिया हुआ है, 62, यानी कि टोटल आपको टोटल में दिया हुआ है चेंज, और आपको सिलेक्टेड में दिया हुआ है चेंज। तो आप यहाँ से सिलेक्टेड और टोटल के बीच में आप इनिशियल फाइनल का रेशियो लगाइए। तो आपको देखिए अगर आप इनिशियल की बात करें तो इनिशियल कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो 58 लोगों ने अप्लाई किया था, और सिलेक्ट कितने हुए थे, 23 लोग सिलेक्ट हुए थे। ये तो आपका इनिशियल आ गया। फिर अगर आप फाइनल की बात करें तो फाइनल आपका कितना हुआ, जिसमें से क्या आपको दिया हुआ है, अगर आप चेंज की बात करें, यहाँ अगर आप चेंज लिख रहे हैं तो चेंज अगर आप बात करें तो क्या हुआ, आपको क्या 62 लोगों ने कम अप्लाई किया होता है, यानी कि आपका -62 यहाँ पे आ जाएगा। और क्या बोल रहा है, 27 लोग कम सफल होते, यानी कम की बात की जा रही है, तो यहाँ पे फिर से -27 आएगा, 27 आएगा। तो ये तो आपका चेंज हो गया। अब आपको क्या निकालना है, फाइनल निकालना है। तो फाइनल का रेशियो क्या दिया हुआ है, तो टोटल सफल और असफल छात्रों का अनुपात 9:14 होता है। तो टोटल सफल यानी कि सिलेक्टेड और टोटल असफल यानी कि अनसिलेक्टेड का रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, 9:14 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ तो आपको टोटल और सिलेक्टेड का रेशियो चाहिए, तो यहाँ से तो आपका डायरेक्ट सिलेक्टेड का मिल रहा है 9, लेकिन आपको यहाँ पे टोटल चाहिए। तो टोटल क्या होगा, सिलेक्टेड प्लस अनसिलेक्टेड का सम होगा। तो अगर आप जोड़ेंगे 9 + 14 करेंगे तो क्या आएगा आपका 23 आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका इनिशियल फाइनल एंड चेंज का डायग्राम बन गया। आपको कैसे लगाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। फिर आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को ये मेथड का काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, यहाँ पे मैं फिर से एक क्वेश्चन में डिस्कस कर रही हूँ, आगे के क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगी। तो देखिए आप क्या कीजिए, आप यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। मेरे एरो को देखिए, जैसे ये देखिए एरो मैं किस तरीके से लगा रही हूँ, ये देखिए आप इससे गुना कीजिए और फिर आपका यहाँ गुना आएगा और ये यहाँ गुना आएगा। फिर देखिए आप अगर 58 गुना 9 करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 52 आ जाएगा। तो कितना होगा 522 आ जाएगा, यहाँ से 522 आएगा। फिर अगर आप 23 गुना 23 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 529 आएगा। तो ये 529 आएगा। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस लेना है। मैं हमेशा आपको डिफरेंस की बात करती हूँ, आप लोगों को मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पता ही होगा डिफरेंस और घटाव के बीच में अंतर, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस के बीच में आपको अंतर पता ही होगा कि डिफरेंस आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, जबकि अगर आप घटाते हैं तो आप नेगेटिव वैल्यू भी लेते हैं। तो यहाँ से आपको डिफरेंस कितना आ गया इन दोनों का, 7 आ गया। तो आपका 7 यूनिट आ गया यहाँ से ऊपर। फिर देखिए चेंज कितना आ रहा है, अगर आप 23 गुना 27 करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 7 गुना 3 21 आएगा, और फिर ये 621 आ जाएगा। यहाँ से गुना करके आपको अगर गुना करेंगे 23 गुना 27। देखिए फ्रेंड्स ये सारे कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं, अगर आप लोगों को नहीं आता तो मैं अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये डाल दूंगी ये सारे कैलकुलेशन ट्रिक्स। फिर देखिए क्या है, अगर आप 62 गुना 9 करेंगे तो आप ऐसे कीजिए, 62 गुना 10 कीजिए तो क्या आएगा आपका 620 आएगा। लेकिन आपने एक ज्यादा ले लिया है तो आप क्या कीजिए 62 को घटा दीजिए। तो यहाँ से देखिए 10 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और 11 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, और फिर ये 5। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि अगर आप 62 गुना 9 करेंगे तो कितना आएगा आपका 558 आएगा। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों के बीच का फिर से अगर आप डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 63 आपका यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से आपको 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, 63 आ गई। तो यहाँ से अगर आप 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तो यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। देखिए आप ये माइनस को देखकर कंफ्यूज मत होइए, अगर आपको देखिए यहाँ पे आपको कितने पॉसिबिलिटीज बन सकती है, या तो आपको दोनों प्लस प्लस रहेगा, या फिर प्लस माइनस, या फिर माइनस प्लस हो सकता है,
या फिर दूसरा ये चौथा क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा। इन चारों पॉसिबिलिटीज के अलावा तो आपके पास कोई पॉसिबिलिटीज आपकी बनेगी नहीं। तो अगर आपको प्लस प्लस दिखे या फिर माइनस माइनस दिखे तो आपको क्या करना है, सिंपल डिफरेंस ले लेना है। अगर आपको माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस दिखे तो आपको डिफरेंस ना लेकर क्या करना है फ्रेंड्स, ऐड कर देना है। बस यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप डायरेक्टली डिफरेंस ले सकते हैं और यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपकी कितनी आ गई। आपको अगर इसे सॉल्व करना है तो हमेशा आपको इनिशियल पे ही अप्लाई होगा। फिर देखिए क्या बोल रहा है, आवेदन करने वालों की संख्या क्या होगी यदि सफल और असफल छात्रों का अनुपात, आवेदन करने वालों की संख्या क्या होगी। तो ये आपसे क्या पूछा है, क्या होगी। तो देखिए आवेदन टोटल कितने लोगों ने किया है, 58 लोगों ने किया है। तो यहाँ से आपको 58 लोगों ने किया है, लेकिन यूनिट आपको दिया हुआ है, एक यूनिट की वैल्यू है तो 58 की वैल्यू आ गई, और एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 9 है। तो 58 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 58 गुना 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा, 9 गुना 8। आप देखिए ये आपका 522 यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो टोटल 522 लोगों ने अप्लाई किया था। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने कोशिश किया कि मैं आप लोगों को एक एक स्टेप काफी ज्यादा तोड़ कर बता सकूं, ताकि आप लोगों के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। तो चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए फ्रेंड्स, पीछे की ये आपका ये जो क्वेश्चन है मैंने काफी ज्यादा स्टेप को तोड़ तोड़ कर एकदम खोल कर बताया है। बाकी जो क्वेश्चन है उसमें हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। देखिए क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यहाँ पे आपको दो संख्याएं दी गई है, मान लीजिए ए और बी है, तो उनका अनुपात क्या है, 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 तथा दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, यहाँ पे 8 और 7 जोड़ा जा रहा है, यानी कि चेंज किया जा रहा है कुछ। ये तो आपका इनिशियल आपको मिल गया, और फिर देखिए आपको चेंज क्या किया जा रहा है, पहली संख्या में ये आपका मान लीजिए कि पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या में 8 जोड़ा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम +8 लेंगे। फिर देखिए दूसरी संख्या में क्या किया जा रहा है, 7 जोड़ा जा रहा है, तो हम क्या लेंगे, +7 लेंगे। तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, अनुपात उसके फलस्वरूप क्या आता है, यानी कि फाइनली क्या आता है, हमें क्या मिलता है, अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ये आपको यहाँ से ये रेशियो बन गया यहाँ से आपका। फिर देखिए आप इस पर डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए। तो देखिए क्या कीजिए, 3 गुना 3 और ये 5 गुना 2, तो यहाँ से आपका 10 और 9 का डिफरेंस क्या आ गया, 1 आ गया। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, देखिए 2 गुना 7 और 8 गुना 3, यानी कि 24 माइनस 14 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 10 आ जाएगा। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। फिर देखिए क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक में 6 जोड़े तो उनका अनुपात क्या होगा। तो ये हमेशा आपको इनिशियल आया। ये फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन जो है ये सीपीओ 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपका दिसंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ है, अभी रिसेंट एग्जाम, ये उस एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के लिए लिया है। तो देखिए क्या है, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 10 आ गई। तो आपको ये हमेशा इनिशियल पे वैलिड होता है। तो आपको जो ये आपका जो नंबर है वो क्या क्या आ गया, आपका पहला नंबर 30 हो गया और दूसरा नंबर क्या हो गया, 50 हो गया। यहाँ से अगर आप 3 गुना 10 करेंगे 30 आएगा, 5 गुना 10 करेंगे 50 आएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, यदि प्रत्येक नंबर में 6 जोड़े, यानी कि अगर आप 30 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका, 36 आएगा। 50 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 56 आएगा। तब उनका अनुपात क्या होगा, तो इनका अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो आपका क्या जाएगा, 9 बार में जाएगा और ये 14 बार में जाएगा। तो यहाँ से आपको अनुपात क्या मिल गया, 9:14, और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ से आप डायरेक्ट टिक कीजिए और आराम से आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 432। देखिए यहाँ पे आपको रेशियो किसके किसके बीच में दिया हुआ है, बॉय एंड गर्ल के बीच में आपको रेशियो दिया गया है। क्या दिया गया है, 5:4 दिया गया है, 5:4। इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि अगर कोई स्कूल है उसमें अगर 5 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 4 लड़कियां हैं। तो अगर आप टोटल की बात करें तो टोटल क्या आएगा फ्रेंड्स, कोई भी स्कूल है तो उसमें टोटल बच्चों की, अगर हमसे टोटल स्टूडेंट की बात की जाती है, टोटल स्टूडेंट की अगर हमसे बात की जाती है तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, उसमें टोटल बॉयज शामिल होते हैं एंड टोटल गर्ल्स शामिल होते हैं। यही दोनों मिलकर तो टोटल स्टूडेंट्स बनते हैं। तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं, आपका कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि अगर उस क्लास में कोई स्कूल है उसमें अगर 5 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं उस स्कूल में, तो टोटल 9 स्टूडेंट है। ये आपको इस आपका ये जो पहला लाइन है यहाँ से आपने ये निष्कर्ष निकाल लिया। और लेकिन आपको उस स्कूल में टोटल नंबर्स कितने दिए हैं,
टोटल ये तो आपके यूनिट में वैल्यू आ गई, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 432 है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली निकाल सकते हैं 5 यूनिट की वैल्यू। देखिए 9 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको यूनिट की वैल्यू आई और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो अगर आप 9 यूनिट को 432 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आपका 4 बार में जाएगा 36 और फिर ये आपका 8 बार में जाएगा 72। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है, 48 आ गई है। तो आप चाहें तो आप लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर आप 48 गुना 5 करेंगे तो आपको लड़कों का नंबर मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से देखिए 48 को 5 से कैसे गुना कीजिए, आप सीधा कीजिए कि आप 2 से सीधा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ से देखिए आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, तो आप डायरेक्ट आराम से 2 से काटिए और यहाँ से आपको डायरेक्टली मिलेगा लड़कों की संख्या मिलेगी कितनी, 240 मिलेगी। फिर आपको लड़कियों की संख्या निकालनी है, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 48 है। तो आप यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू निकालिए, यानी कि 48 गुना 4 कीजिए तो क्या आएगा आपका, 50 गुना 4 कीजिए तो 200 आएगा। लेकिन आपको यहाँ 2 कम है तो आप 8 घटा दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, अगर आप 200 में से 8 घटाएंगे, 200 में से अगर आप 10 घटाएंगे तो 190 और 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 192। तो लड़कियों की संख्या क्या हो गई फ्रेंड्स, 192 हो गई। ये सारी चीजें आपको अपने मन में करनी है, यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, ये मैं आप लोगों को सोचना सिखा रही हूँ कि आप कैसे कैलकुलेशन को जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से ऐड करेंगे तो कितने टोटल हो जाएंगे, 432 आपको मिल जाएंगे। फिर देखिए क्या है, when some new boys and girls are admitted, the number of boys increased by 12. The ratio of the total boys and boys to girls changes to 7:6. 7:6. Find the new girls admitted is. यानी कि आपको क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, आपके टोटल जो इनिशियल थे, यहाँ से आप ये माने कि ये आपका इनिशियल वैल्यू है। तो अगर इनिशियली उस स्कूल में 240 लड़के थे और उसमें क्या हुआ है, 12 लड़के, कुछ लड़के और लड़कियों ने एडमिशन लिया, ये आपको पता नहीं है। तो आपको सिर्फ लड़कों के बारे में कहा जा रहा है कि 12 लड़कों ने एडमिशन लिया है। 12 लड़के ऐसे हैं जिनकी संख्या इंक्रीज हुई है। तो क्या 240 तो पहले से और 12 लड़कों ने एडमिशन लिया, तो आपके टोटल लड़कों की संख्या ये फाइनली कितनी आ गई, आपको अगर 12 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 252 लड़के हो गए। पहले 240 थे, 12 एडमिशन लेने के बाद 252 हो गए। ये तो आपको क्या दिया हुआ है। फिर आपको देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतने, कुछ जब लड़के और लड़के एडमिशन लेते हैं तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है बदलकर, यानी कि 7:6 हो जाता है। तो देखिए यही आपका इनिशियल था और ये आपका फाइनल जो आया, तो फाइनल ये कितना है, 7 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट से 7 यूनिट हो गया। तो 5 यूनिट की वैल्यू 240 थी और आप लोगों को 7 यूनिट की वैल्यू 252 पता है। तो आपको क्या पता है, 7 यूनिट की वैल्यू क्या आपको पता लगा, यहाँ से अपने अगर 12 जोड़े तो क्या आपको पता लगा, 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 252 आ गई। तो यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ये आपका 3 बार में जाएगा और ये 6 बार में जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई। तो आप यहाँ से देखिए आपको 1 यूनिट की वैल्यू 36 आ गई, यहाँ पे आपको 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप 36 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 हो जाएगा। तो ये आपको फाइनली लड़कियों की संख्या आ गई कितनी, 216 आ गई। आपसे क्या पूछा है, बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया, कितनी नई लड़कियों ने एडमिशन लिया है। तो पहले स्कूल में कितनी लड़कियां थी, पहले 192 लड़कियां थी और 92 लड़कियों से बढ़ के कितना हो गई, बाद में 216 हो गई। तो आपको कितना डिफरेंस आया, जो डिफरेंस आया वही तो उतनी ही लड़कियों ने एडमिशन लिया है। तो आप क्या कीजिए, अगर आप 216 में से 192 घटा देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, घटा के 24, यानी कि 24 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। फिर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, The ratio of ages of father and mother was 11:10 when their son was born. यानी कि कोई माता पिता हैं, जब उनका बेटा पैदा हुआ था तो उनका जो एज का रेशियो था फादर एंड मदर का, वो क्या था, 11:10 था। यानी कि अगर फादर की उम्र बच्चे के जन्म के समय पे, जैसे कि आपका बेबी बॉर्न हुआ तो ये आपका क्या है, बॉर्न के समय है, तो उस समय अगर पिता की उम्र 11 साल थी तो माता की उम्र कितनी थी, 10 साल थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इस लाइन का मतलब हुआ। फिर देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड मदर विल बी 19:18 when their son will be twice his present age. What is the ratio of present ages of father and mother? यानी कि आपसे बोल रहा है कि जो कोई जैसे कि माता पिता हैं, अगर प्रेजेंट में
क्या है, कोई बच्चा है जो वो बेबी बॉर्न हुआ था, उसका पहले तो वो बॉर्न हुआ था तो फादर मदर की एज का रेशियो था आपका 11:10, लेकिन आपका प्रेजेंट में मान लेते हैं कि आपका बेबी है जो कि हम मान लेते हैं 5 साल का है। हम अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं, हम कुछ भी मानेंगे, 5, 10, 15, 20 आपका आंसर सेम ही आएगा। ये हम यहाँ पे अपने मन से मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि प्रेजेंट में आपको कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम अपने मन से मान रहे हैं कि आपको प्रेजेंट में बेबी का एज कितना है, 5 साल है। तो फिर आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर वो अपने प्रेजेंट एज का ट्वाइस हो जाए, आपको क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट एज का ट्वाइस हो जाए, यानी कि अगर वो 5 साल हमने माना है तो ट्वाइस कितना होगा, 10 साल हो जाएगा। तो अगर वो प्रेजेंट एज का मतलब कि वो 10 साल का हो जाए, तो 10 साल का होने के बाद जो फादर एंड मदर का जो एज का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 19:18 हो जाएगा। तो देखिए ये तो आपको 5 साल, देखिए तो अगर आप यहाँ से समझेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका प्रेजेंट का दिया हुआ है। तो अगर प्रेजेंट से बच्चे की एज 5 साल है तो 5 साल पहले का ये रेशियो आपको दिया हुआ है फादर एंड मदर का, यानी कि 5 साल आपको 5 साल इन दोनों के बीच का गैप है। फिर देखिए अगर आप दुगना कर रहे हैं तो अगर आप 5 साल, यहाँ से भी आपको गैप कितना आ रहा है, 5 ईयर्स का आ रहा है। यहाँ से भी देखिए अगर आप 5 साल बच्चे के प्रेजेंट एज है तो अगर आप 5 साल पहले जाएंगे तभी तो बेबी बॉर्न हुआ होगा। यहाँ पे बॉर्न की बात की जा रही है तो गैप कितना आ गया, 5 ईयर्स का आ गया। फिर यहाँ पे डबल एज हो रहा है, दुगना हो रहा है एज, तो 5 से वो 10 साल का हो रहा है, तो फिर से आपको यहाँ एज का गैप कितना आ गया, 5 साल का हो गया। तो देखिए अगर आप टोटल, अगर आप माता पिता के यहाँ पे फादर मदर की अगर एज ये रेशियो दिया हुआ है 11:10 और आपको 19:18 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप टोटल गैप की बात करें, ये आपका प्रेजेंट आपको दिया हुआ है। प्रेजेंट में आपको क्या है, बच्चे की उम्र क्या है, 5 साल है। अगर आप 5 साल, अगर आप प्रेजेंट से बात करें, देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, माता पिता की वर्तमान आयु, तो हम प्रेजेंट की बात करें, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो प्रेजेंट की बात करें तो 5 साल पहले की आपको रेशियो दिया हुआ है और ये 5 साल बाद का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच का जो गैप है प्रेजेंट से वो बराबर है, यानी कि 5 साल पहले की और 5 साल बाद की बात की जा रही है। यहाँ पे ईयर का जो रेशियो है, ईयर का जो गैप है वो बिल्कुल सेम है, ईयर का गैप क्या है, सेम है। तो आपको क्या यहाँ से निष्कर्ष निकला कि अगर ईयर का गैप सेम है तो आपको जो इन दोनों के बीच का रेशियो का गैप है, जैसे कि 11 से 19 हुआ और 10 से 18 हुआ, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो भी सेम होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि रेशियो को हम जो एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ रहता है उसी को तो हम बराबर करते हैं। तो यहाँ पे आपको नंबर, आपको अगर बराबर दिया हुआ, बराबर आपको गैप दिया हुआ है तो आपका रेशियो भी बराबर ही होगा। तो देखिए यहाँ पे गैप क्या दिया हो फ्रेंड्स, आपका 11 से फादर की उम्र क्या हो रही है, 11 यूनिट से 19 यूनिट हो रही है, यानी कि गैप कितना है, 8 यूनिट का है। फिर देखिए यहाँ पे आपको 10 से 18 हो रहा है, यानी कि गैप यहाँ पे 8 यूनिट का है। तो यहाँ पे आपको बराबर गैप आ रहा है, तब तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको देखिए 5 साल ऊपर एंड 5 साल नीचे की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे भी इक्वल, अगर आप नंबर ईयर्स की बात की जा रही है तो हम यहाँ पे रेशियो को भी इक्वल कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड दे देंगे, यानी कि 4 हो जाएगा। तो हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि हम बॉर्न के समय लेते हैं, बॉर्न के समय अगर 11:10 का रेशियो था माता पिता की उम्र का, तो अगर हम 4 ऐड करेंगे, हमसे प्रेजेंट की बात की जा रही है, प्रेजेंट आयु का जो प्रेजेंट एज है उसका रेशियो पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, 4 रेशियो दोनों में, तो 11 से अगर हम 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 15 रेशियो, 10 रेशियो, 10 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। तो ये प्रेजेंट एज का रेशियो आ गया, किनका आ गया, मदर एंड फादर, फादर एंड मदर का ये प्रेजेंट एज का रेशियो आ गया। अगर हम इससे भी लेंगे तो अगर हम पहले जा रहे हैं फ्रेंड्स तो हम क्या करेंगे, हम 19 में से 4 घटा देंगे और 18 में से 4 घटा देंगे, यहाँ से भी आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 15:14 का रेशियो आ जाएगा। तो आप किसी से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं या फिर इससे भी कर सकते हैं, आपको दोनों से आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे अगर गैप सेम नहीं होता तो मैंने आपको गैप सेम करने के लिए बताया ही है, तो आप वहां से गैप सेम करके यहाँ से दोनों को रेशियो को इक्वल बांट सकते थे, 2 से डिवाइड देकर कर सकते थे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप इसे फिर से रिपीट करके देखिए। मैंने कोशिश की है कि मैं आपके सारे डॉट्स जितने भी हैं उसे क्लियर कर सकूं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिफोर द बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन्स इन एन आर्मी वाज 5:3, यानी कि कोई युद्ध हो रहा है, कोई वॉर हो रहा है, उसमें युद्ध से पहले जो टैंक्स और जो प्लेन्स, इन दोनों का जो रेशियो था, यानी कि युद्ध से पहले, यानी कि इनिशियल की बात यहाँ पे की जा रही है, तो युद्ध से पहले उन दोनों का रेशियो क्या था फ्रेंड्स, अगर 5 टैंक थे तो प्लेन कितने थे, 3 थे, ये आपको दिया हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द वॉर
1000 टैंक्स वेयर डिस्ट्रॉयड एंड 800 प्लेन्स वेयर डिस्ट्रॉयड। यानी कि जब आपका वॉर हुआ, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे चेंज दिया हुआ है, तो वॉर के समय क्या हुआ, आपको 1000 टैंक्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि घट गए। तो हम क्या करेंगे, -1000 कर देंगे टैंक्स के नीचे। फिर क्या है, 800 प्लेन्स, यानी कि 800 प्लेन्स वेयर डिस्ट्रॉयड, यानी कि आपको 800 प्लेन भी क्या हुए, कम हो गए, यानी कि -800 कर देंगे। फिर क्या है, द रेशियो ऑफ टैंक्स, यानी कि जब 1000 और 800 प्लेन्स, 1000 टैंक्स एंड 800 प्लेन्स आपके नष्ट हो जाते हैं, तब रेशियो क्या आता है, यानी कि फाइनल रेशियो क्या आता है, वहां पे क्या आता है, टैंक्स टू प्लेन्स, यानी कि फिर से टैंक्स और प्लेन्स का रेशियो क्या आता है, 2:1 आता है, यहाँ से टैंक और प्लेन का रेशियो। तो आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वॉर, वॉर की यानी कि जो युद्ध के बाद की बात की जाए, यानी कि आपको फाइनल के बारे में करना है, ये आपका युद्ध से पहले का रेशियो आ गया, युद्ध से पहले का, और ये क्या आ गया फ्रेंड्स, युद्ध से बाद का आ गया, फाइनल आ गया। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, अभी तक मैंने काफी सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड आप लोगों को करवा दिए हैं। तो देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लेते हैं। तो अगर हम 3 गुना 6 करेंगे तो क्या आएगा, 6 और 5, यानी कि यहाँ के दोनों का बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 1 यूनिट आ गया। फिर हम इन दोनों को गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 8 गुना 2 1600 और 1 7, तो क्या आ जाएगा आपका 600, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 600 आ गई। तो पूछा क्या है आपसे, ये आपका क्या, जो भी आपका जो यूनिट आता है वो हमेशा इनिशियल पे लेना है। तो आपसे युद्ध के बाद टैंक की संख्या पूछी है, तो हम क्या करेंगे, युद्ध से पहले हम टैंक की संख्या निकाल लेंगे। यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू आई है, युद्ध से पहले कितनी यूनिट थी, 5 यूनिट थी, यानी कि टोटल 3000 टैंक्स थे, और उसमें से क्या बोल रहा है, 1000 टैंक्स नष्ट हो गए हैं युद्ध में। तो 3000 में से अगर 1000 टैंक्स नष्ट हो गए तो कितने बचे, 2000 टैंक्स आपको फाइनली युद्ध के बाद अभी भी बच रहे हैं। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2000, आराम से आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप जितना इस टाइप के इस रेशियो के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, आपको लिखने की भी कुछ जरूरत नहीं है, आप सीधा सब कुछ अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। देखिए अगर आप पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कितना सारा लिखकर क्या क्या समझाना पड़ा, लेकिन आप देख रहे हैं धीरे धीरे मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ, आप कैसे आप क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कितने शॉर्ट मेथड से आप कम से कम लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप एग्जाम में जितना ज्यादा कम पेन चलाएंगे उतना ही ज्यादा आपका सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहेगा। आप कोशिश कीजिए, अपने दिमाग को वैसा आदत में लाइए कि आप ज्यादा से ज्यादा सोचकर या फिर दिमाग में जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, जो भी आपके गुना या फिर मल्टीप्लाई या फिर मल्टी डिवीजन जो भी होता है, आप कोशिश कीजिए कि आप उसे अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कर पाए। तो ये आपका टाइम बचाएगी, क्योंकि लिखने में आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। तो आप दिमाग में जल्दी से जल्दी चीजों को, छोटे छोटे जितने भी नंबर्स हैं, आप गुना करना सीखिए। आप इसकी प्रैक्टिस रोज कीजिए, कम से कम 15 मिनट। इसी से आपका कैलकुलेशन वगैरह भी इंप्रूव होगा और यही आपको सिलेक्शन की तरफ भी ले जाएगा। तो आज यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है वो खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ भी अगर आप जैसे एग्जाम आगे होते हैं और उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं टाइम टू टाइम आपको क्लासेस को अपडेट करती रहूंगी। की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करेंगे, एक नया चैप्टर, वहां से आप लोगों का रियल अर्थमेटिक शुरू होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, अच्छे लग रहे हैं, काफी सारे वीडियोस मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, तो अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करती है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, वहां पे आपको सारे सब्जेक्ट के काफी ज्यादा कोर्सेस एकदम सिस्टमैटिक वे में मिल जाएंगे। तो कल की क्लास में फिर से मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।